तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं कल के मार्केट की, यानी कि जब कल इंडियन मार्केट ओपन होंगे तो हो सकता है दोस्तों कल हमको मार्केट गैप डाउन ओपन होता हुआ देखने को मिले, यानी कि अच्छा खासा हमको प्रेशर उसमें देखने को मिले। उसके पीछे के रीज़न है, फ्राइडे के दिन हमने देखा कि डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, उनमें हमको काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। अब उसके पीछे का अगर हम डे की मैं बात करूं, अगर मैं पर्टिकुलर डे की बात करूं तो हमने देखा कि जो है अर्निंग सीजन दोस्तों वहां पर शुरू हो चुका है और जो बड़ी बड़ी टेक, जो ग्लोबल टेक कंपनीज है, जो मेगा कैप कंपनीज है, उनकी अर्निंग आती हुई हमको देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं वहां पर उसकी वजह से हमको एक सेल ऑफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि अमेजॉन के स्टॉक में 14% की गिरावट और भी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं उनमें अच्छी खासी गिरावट 7-8%, 6% की हमको देखने को मिल रही है। तो एक हैवी सेल ऑफ का माहौल वहां पर बना हुआ है, तो ये एक बड़ा कारण है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं जो एज यूजुअल कारण है जो अभी हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन का एक बड़ा यहाँ पर जो है सिरदर्द बना हुआ है, जिसकी वजह से फेड यहाँ पर अग्रेसिव होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते जो है फेड की मीटिंग भी है, एफओएमसी की मीटिंग भी है इनफैक्ट, एंड ऑल दी अनसर्टेनिटीज अराउंड द ग्लोबल इकोनॉमी, वो हमको यहाँ पर एक प्रेशर का कारण बनता हुआ देखने को मिल रही है और इसकी वजह से मार्केट्स में हमको इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इस वीडियो का एजेंडा है वो ये है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, हमको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को कैसे सेव करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है और कौन से वो सेक्टर हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस हाई इन्फ्लेशनरी पीरियड में आपको निवेश करना है। अगर आप थोड़े से बैलेंस आउट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। क्या यहाँ पर नेगेटिव्स हैं वो हम बात करेंगे, क्या यहाँ पर पॉजिटिव्स हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, और एज ए इन्वेस्टर क्यों आपको इंडिया पे यहाँ पर बेट करना चाहिए और आपको फेथ रखना चाहिए, यहाँ पर वेल्थ कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके साथ में यहाँ पर बात करूँ तो कल मार्केट कितना गिर सकता है। देखिए जो एक यहाँ पर सपोर्ट है वो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है जो करीब करीब आपको यहाँ पर 16,856 के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ से भी गिरावट हुई तो मान के चलिए यहाँ पर एक जबरदस्त यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, वो है ये वाला लेवल करीब करीब 16,400 के आसपास। तो इस रेंज में यहाँ पर मार्केट रह सकता है फॉर दी शॉर्ट टर्म। बाकी देखते हैं मार्केट में और क्या यहाँ पर जो है मैक्रोज हैं उसके बेसिस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे हम आगे बात करते रहेंगे अगले वीडियोस में, कल या फिर परसों जो भी है। लेकिन अभी हमारा जो पॉइंट है वो है कि हमको क्या करना है, इंडिया पे क्यों बैट करना है। सबसे दोस्तों आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूंगा एक आर्टिकल जो कि यहाँ पर रिसेंट आर्टिकल है और मेरा ये एसेट के जो यहाँ पर सीआईओ हैं राहुल चड्ढा, उनकी तरफ से ये एक आर्टिकल देखने को मिलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करता हूँ। देखिए, इंडिया अ मार्केट ऑन डिप्स फॉर द मिराई एसेट। तो इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो हमको डिप्स पर ज़रूर बाय करना चाहिए। इसके पीछे के रीजन मैं आपको भी बताऊंगा, हाईलाइट्स यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि काफ़ी बड़ा ये स्टेटमेंट आर्टिकल है तो आप इसको इकोनॉमिक टाइम्स का जो आर्टिकल है आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्होंने बोला है कि इंडिया इज अ मार्केट ऑन डिप्स। तो यहाँ पर इंडिया एक जो मार्केट है वो डिप्स पे बाय करने वाला मार्केट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो हमको ऊपर ही जाती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हमारी डेमोग्राफिक्स है, जो हमारे यहाँ पर जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, या फिर हम बात करें जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर धीरे धीरे उन चीज़ों को फोकस कर रही है। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में हमको इंडिया काफ़ी ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने मार्केट ऑन डिप्स बोला और यहाँ पर सेक्टर के बारे में बताया है, वो सेक्टर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ रखूंगा और 3 स्टॉक्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इनका क्या कहना है, देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स को टर्न मल्टीबैगर। हालांकि ये जो है स्टॉक्स इनके बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने यहाँ पर स्टिल यहाँ पर इसके बारे में बात करी है। सेक्टर का कुछ और ही है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक क्या होते हैं बेसिकली, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मतलब नॉन असेंशियल आइटम्स जो होते हैं वो यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वो असेंशियल नहीं है, लेकिन स्टिल जो हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन है, जब हमारी इकोनॉमी इमर्जिंग है, डेवलप बनेगी, तो पर कैपिटा कंजम्पशन हमारी बढ़ेगी, राइजिंग इनकम के साथ साथ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हमारी बढ़ेगी, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर भी स्पेंडिंग हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है डिस्क्रिशनरी जो है सेक्टर्स के लिए। और डिस्क्रिशनरी में बात करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों जुबिलेंट फूड आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
अगर हम QSR सेक्टर की बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त सेक्टर बनेगा आने वाले भविष्य में। टाइटन की आप बात कर लीजिए, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। डी-मार्ट की आप बात कर सकते हैं, हालांकि असेंशियल आइटम ये बेचते हैं लेकिन स्टिल ये डिस्क्रिशनरी सेक्टर में आता है। क्रिसिल की मैं बात करता हूँ। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमको गजब की मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की हम बात करें तो इन्फ्लेशन के पीरियड में ये स्टॉक जो है आपको थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के पीरियड में यहाँ पर जब महंगाई बढ़ जाती है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हमारी कम हो जाती है। तो लेकिन जब जैसी महंगाई खत्म होगी, इन्फ्लेशन काबू में आएगा, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वापस से बढ़ेगी, वापस से ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो है इस सेक्टर नहीं है जिसके बारे में बात करें, ये जस्ट मैंने आपको एज ए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। तो राहुल चड्ढा जी ने यहाँ पर क्या बोला है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इन्होंने सेक्टर देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर की बात करी है। कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर मतलब कि जो असेंशियल आइटम्स है, यानी कि जो हमारी डेली नीड्स है, जो हमारे किचन से लेकर हमारी ड्रेसिंग टेबल तक, हमारी यहाँ पर बेसिकली जो है बाथरूम तक, यानी कि जो डेली यूज में आते हैं साबुन वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पर बात हो रही है। जो असेंशियल आइटम्स है खाने पीने को लेकर, या फिर जो हमारी एज यूजुअल जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं उसको लेकर ये असेंशियल आइटम्स होते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर स्टेपल्स। तो इसके बारे में यहाँ पर बात करी है और इन्होंने बोला है कि इट कैन बी अ गुड हाइडिंग ग्राउंड्स इन द इन्फ्लेशन पीरियड। और इन्फ्लेशन की बात करें तो डेफिनेटली FMCG के सेक्टर की यहाँ दोस्तों बात करूंगा। और यहाँ पर FMCG सेक्टर में इन्होंने बोला है कि ये ओवरवेट हो चुके हैं स्टेपल्स में इन देयर पोर्टफोलियो। उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर डेफिनेटली 2-3 पीरियड में यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन रहेगा, स्टैगफ्लेशन के कंसर्न रहेंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में रूरल डिमांड वापस से बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे ही इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी यहाँ पर इंप्रूव होगा तो यहाँ पर हमको डिमांड वापस से पिकअप होती हुई नजर आएगी, और असेंशियल आइटम्स की डिमांड तो सबसे जल्दी पिकअप होती हुई नजर आएगी। इसलिए स्टेपल्स की यहाँ पर बात हो रही है और FMCG सेक्टर्स यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलता है। अब इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ बोली है, वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा सेक्टर बताऊंगा। तो इन्होंने बोला है, देखिए FIS के बारे में यहाँ पर बात करिए कि आर यू गेटिंग, इनसे क्वेश्चन पूछा गया, आर यू गेटिंग ए सेंस दैट इट इज अ मैटर बिफोर द FIS कम बैक, लुक एट रशिया, nobody will go there, look at China, they have their own set of problems, Sri Lanka is bankrupt, can I safely say with a bit of patriotism that सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंडिया इज द बेस्ट। तो इन्होंने क्या कहा है, देखिए, वी हैव बीन टेलिंग ऑल आर इन्वेस्टर्स दैट इन इंडिया वी हैव अ पॉजिटिव पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे मैंने अभी बात करी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज दोस्तों यहाँ पर काफ़ी फेवरेबल अब हो चुकी हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर अब नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रहे हैं, PLI स्कीम को लेकर यहाँ पर बात की गई है, डिजिटाइजेशन को लेकर यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव जो है गवर्नमेंट का स्टांस है। तो ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, अलोकेशन कितना ज़बरदस्त हुआ है इस वाले हमारी बजट में, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट एक्सपोर्ट का डेटा आप देखिए, लगातार हमको राइजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है, लगातार हमारा एक्सपोर्ट जो है बिल यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सेविंग जो एक ऐसी थीम है, ये डेफिनेटली अब इट हैज़ स्टार्टेड पिकअप, और ये और बड़ी बनती हुई नजर आएगी। इंफ्रा को लेकर आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ें हैं, और FIS को दोस्तों यहाँ पर आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रशिया की बात करें तो यहाँ पर कोई नहीं देख रहा, रशिया की ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, चाइना की खुद की ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। तो इंडिया एक ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी है जो यहाँ पर मतलब हाई सिंगल डिजिट्स में ग्रो होती हुई हमको देखने को मिलेगी, एज पर दी डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं, डिफरेंट जो यहाँ पर जो एजेंसीज हैं, उनका यहाँ पर सबका ऐसा ही मानना है। तो बेसिकली दिस इज वाई इट रिमेन्स अ मार्केट ऑन डिप्स फॉर अस। तो इंडिया यहाँ पर एक मार्केट ऑन जो है डिप्स का, इंडिया जो है इट इज़ अ मार्केट ऑन डिप्स। तो यहाँ पर हमको ज़रूर फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का। अभी मैं आपको आगे भी चल के बताऊंगा थोड़ी देर में कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को इतना पॉजिटिव यहाँ पर बना रही हैं। अब बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर की दोस्तों, एक तो हमने बात कर ली स्टेपल्स की, एक यहाँ पर इन्होंने बात करी है बैंक्स की। इन्फ्लेशन के दौरान दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो बैंक्स यहाँ पर सबसे बड़े बेनिफिशियरी होते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पर हम बात करें, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान इंटरेस्ट रेट हाइक होती है, और इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो बैंक के जब इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पर लैंडिंग रेट्स बढ़ जाती है, बेसिकली उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए बैंक एक ऐसे सेक्टर है जो मुझे लगता है यहाँ पर एक इन्फ्लेशन के दौरान आपको यहाँ पर जरूर अपने फोकस पे रखना चाहिए। तो ये 2 सेक्टर हो गए, स्टेपल्स और बैंक। अभी तीसरे सेक्टर के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो इनका कहना है कि डेफिनेटली आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन दी मार्केट। अब यहां पर हम दोस्तों स्टॉक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक बैंक से ही मैं आपका लेना चाहूंगा, यहां पर है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हम बात करें HDFC बैंक की, ठीक है, और स्टेपल से मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की। और दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से हमको बिल्कुल भी परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिले हैं। अब आप बोलेंगे यार ये जो स्टॉक्स हैं इनमें क्या निवेश करें, तो ग्रोथ
ओरिएंटेड स्टॉक्स नहीं, यहाँ पर ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको एक लॉन्ग टर्म बेट खेलनी है, मतलब लॉन्ग टर्म तो जो स्टॉक टिके रहें, और एक 15% CAGR से भी आपको अगर ग्रोथ मिल गई ना, तो आपकी वेल्थ तो वैसे ही बन जाएगी अगर लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक टिक गए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, HDFC बैंक की बात करें, तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म मतलब कैश फ्लो जनरेशन की पॉसिबिलिटीज बहुत ही क्लियरली नजर आती है। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर FMCG सेक्टर का लीडर है, एक ऐसी ब्रांड इक्विटी है, एक ऐसा यहाँ पर इसके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि हर घर में यूज होता है। 10 में से 7-8 प्रोडक्ट तो हर घर में इसके मिल जाएंगे। मैं बात करता हूँ HDFC बैंक की, तो यहाँ पर बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमको इंडिया जब ग्रो होगा एज ए इमर्जिंग इकोनॉमी, जब हमारी ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी, तो फाइनेंशियल सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है, और एक ऐसी इंस्टीट्यूशन हमारे पास होनी चाहिए जो कि क्रेडिट अंडर राइटिंग कर पाए एक बहुत बड़े स्केल पर। तो यहाँ पर HDFC के पास वो बैंक के पास वो कैपेबिलिटीज है, और साथ ही साथ जब ये मर्जर होगा, जब कंसोलिडेशन होगा, तो यहाँ पर इसको टक्कर देना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअल की बात दोस्तों मैंने यहाँ पर कर ली, पिछले 2.5 साल से ये की बात करें तो ये सेक्टर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। और FMCG में आप दूसरी कंपनीज भी ले सकते हैं, डाबर भी ले सकते हैं, मरीको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सेक्टर लीडर की बात करूंगा जिसके पास ऑलरेडी यहाँ पर स्केल है और यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुके हैं। FMCG सेक्टर में HUL का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी प्रॉमिसिंग नंबर्स नजर आए। मतलब देखिए इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन स्टिल यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग नंबर पेश किए। HUL की बात करते हैं, मैं वैल्यूएशन की बात करूंगा HUL की, तो यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के वैल्यूएशन की बात करें, तो आप देख सकते हैं चार्ट पे मैं बात करता हूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बात करता हूँ, तो अपने मैक्सिमम 10 साल की बात कर लीजिए दोस्तों, आप चाहे 5 साल की बात कर लीजिए, 3 साल की बात कर लीजिए, मीडियन पी से अपनी इसका जो पी अभी नीचे ही हमको देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्री पी से भी नीचे ही देखने को मिल रहा है, मतलब वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और जब FIS आएंगे तो आपको HUL में वापस से बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी, और ये वापस से भागता हुआ देखने को मिलेगा। रूरल डिमांड यहाँ पर वापस से पिकअप होती हुई नजर आएगी, और इन्होंने ऑलरेडी प्राइस हाइक कैलिब्रेटेड वे में ऑलरेडी प्राइस हाइक कर चुके हैं, तो उसका असर हमको डेफिनेटली मार्जिन्स में देखिए, स्टेबल मार्जिन्स हमको इस रिजल्ट में भी आते हुए देखने को मिले, और इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे मार्जिन्स आगे। तो पहली होगी कंपनी है HDFC बैंक की मैं बात करूंगा, तो HDFC बैंक की मैं दोस्तों यहाँ पर आपके साथ अगेन वैल्यूएशन टर्म्स में बात करूंगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो इन्फ्लेशन पीरियड में हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा, और FIS की यहाँ पर वापस से बाइंग हमको होती हुई देखने को मिलेगी। और प्राइस टू बुक की अगर मैं बात करूं, देखिए फाइनेंशियल सिस्टम जो कंपनीज है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, उसको हम प्राइस टू बुक पे कंपेयर करते हैं, पी देखा नहीं जाता है यहाँ पर ज़्यादातर। तो 10 साल की प्राइस टू बुक की अगर आप देखें 4.5 का है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू मीडियन। 10 साल की बात करें तो अभी दोस्तों ये 3.5 के आसपास है, तो यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव है। 5 साल की बात भी करेंगे तो 5 साल से जो इसका मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू उससे भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। 3 साल की बात करें तो 3 साल का जो मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो HDFC बैंक यहाँ पर बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। सिर्फ HDFC बैंक नहीं, आप यहाँ पर कोटक बैंक को भी ले सकते हैं जिसके नंबर्स आने वाले हैं, मुझे लगता है अच्छे नंबर आएंगे, वेडनेसडे को नंबर आने वाले हैं। ICICI बैंक को भी ले सकते हैं। तो ये जो सेक्टर है पूरा ही अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड सेक्टर में हमको यहाँ पर बाइंग जरूर करनी चाहिए। HDFC बैंक की बात करें तो ये एक बढ़िया डिमांड जोन पे है, एक जबरदस्त डिमांड जोन पे है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार मुझे 30% वाला स्टॉक चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमको अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। हमको ये जो इन्फ्लेशन का पीरियड है, हमको यहाँ पर वैल्यू स्टॉक्स में जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर ग्रोथ स्टॉक्स में, क्योंकि इन्फ्लेशन के पीरियड में ग्रोथ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं, वैल्यू स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेंगे यहाँ पर वैल्यू स्टॉक्स, और यहाँ पर HDFC बैंक एंड HUL यहाँ पर टॉप कंटेंडर मुझे नजर आते हैं, बीइंग अ मार्केट लीडर। ये होगी पहली बात। अब HDFC बैंक की एक और मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर क्यों यहाँ पर ग्रोथ आएगी, तो आप देख सकते हैं कि CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव ये जो है दीपक पारेख का एक स्टेटमेंट है, देयर इज नो गोइंग बैक ऑन द मर्जर। तो ये मर्जर होगा, आगे आने वाले समय में होगा। कंसोलिडेशन यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है हमको फाइनेंशियल सेक्टर में, और बैंकिंग सेक्टर टुडे इज मच स्ट्रॉन्गर देन इट्स एवर बीन। बैलेंस शीट की आप बात कर लीजिए, चाहे मैं एसेट क्वालिटी की बात कर लूँ, यहाँ पर किसी भी पैरामीटर पे अगर बात कर लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स हमने देखे बहुत ही लाजवाब आ रहे हैं। HDFC बैंक की बात करें तो हाई डबल डिजिट्स में हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। लोन बुक आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मतलब ग्रो हो रही है, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, सब चीज़ में आप देख लीजिए। और बैंकिंग सेक्टर इज ट्यून्ड फॉर ग्रोथ, दीपक पारेख का ऐसा कहना है, और मेरा भी ऐसा मानना है कि यहाँ पर क्रेडिट साइकिल रिवाइवल हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। और HDFC बैंक का जब ये मर्जर हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी है एक बेहमत हमको बनता हुआ देखने को मिलेगा। और HDFC बैंक के पास इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है कि ये लैक्स ऑफ करोड़ क्रेडिट अंडर राइटिंग यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा आगे आने वाले भविष्य में, और इंडिया यहाँ पर बहुत जबरदस्त बड़ा एक इकोनॉमी बनता हुआ नजर आएगा। तो HDFC बैंक और भी बड़ा बनता हुआ हमको नजर आएगा।
तो इसीलिए मुझे लगता है इन 2 सेक्टर पे और इन कंपनीज पे आप निवेश कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के दौरान आपको ये जो 2 सेक्टर हैं, जो कंपनीज हैं, ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी दे सकती है, जहाँ पर इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स आप इनको कह सकते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि फर्दर ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। हो सकता है थोड़ी सी गिरावट हो जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है हमको ड्रॉ डाउन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब तीसरा स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर आईटी सेक्टर। जी हाँ, तो आईटी सेक्टर भी यहाँ पर मुझे लगता है इन्फ्लेशन प्रूफ सेक्टर है। हालांकि यहाँ पर मिड कैप कंपनीज के वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमको करेक्ट होते हुए देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ बात करूँगा टीसीएस की, क्योंकि यहाँ पर इनपुट कॉस्ट का कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पर कोई भी रॉ मटेरियल का नाटक नहीं है, एक सर्विस कंपनी है। और सर्विस कंपनीज में अगर हम बात करें तो डिजिटाइजेशन का जिस प्रकार बूम है, तो यहाँ पर आईटी सेक्टर हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। और टीसीएस और जो भी टियर 1 कंपनीज हैं, उनके वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टीसीएस में भी आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक मुझे नजर आता है और इन्फ्लेशन प्रूफ सेक्टर नजर आता है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली एफएमसीजी की, ठीक है, एफएमसीजी में ग्रोथ आएगी क्योंकि अंडर वैल्यूड सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में जो यहाँ पर टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, और तीसरा यहाँ पर आईटी सेक्टर, जो 3 सेक्टर की 3 कंपनीज मैंने आपको यहाँ पर जो है बता दी। अब यहाँ पर दोस्तों आपके साथ में देखिए, अभी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर कई सारे प्रेशर हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे का नजरिया रखना पड़ेगा। तो आगे का नजरिया रखने के लिए आपके साथ में यहाँ पर पॉजिटिव शेयर करूंगा कि यहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमी है क्यों पॉजिटिव है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी काफी नेगेटिव जो है हमको फेस से जाती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी जो है काफी पॉजिटिव है। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी में भी हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी क्या पॉजिटिव है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज का दोस्तों लेटेस्ट 1.6 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हमको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है, जो कि हाईएस्ट एवर। और साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको यहाँ पर हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन का भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फैक्टर है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से भी यहाँ पर जो है इनपुट कॉस्ट जो है उसके बढ़ने की वजह से भी जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। लेकिन स्टिल दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जो ये अगर हम कंप्लायंस टर्म्स में बात करें तो कलेक्शन हमको स्टिल मेरे को लगता है कि ज़्यादा होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, चाहे यहाँ पर फैक्टर्स कोई और भी बीच में आ रहे हो, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हो सकता है कि इतना बड़ा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ रियायतें दे दे, जीएसटी जो है यहाँ पर रेट्स जो कम कर दे कुछ सेक्टर की, तो वहाँ से हमको कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये पहली आज की अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट आज की दोस्तों बताऊंगा, इंडिया हैज़ इनफ एडिबल ऑयल स्टॉक। तो गवर्नमेंट ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, इंडिया के पास जो एडिबल ऑयल स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा खासा है अभी भी, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको देखिए अभी भी फूड इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है। और इंडोनेशिया ने जो ये अभी बैन किया है, ठीक है, यहाँ पर पाम ऑयल, तो यहाँ पर उसका काफ़ी प्रेशर देखने को भी मिला था। लेकिन अगर इंडिया का ये स्टेटमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसकी वजह से हमारा अगेन थोड़ा सा प्रेशर हमको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आज की अपडेट है और बहुत पॉजिटिव अपडेट है। तीसरा अगर हम बात करें तो इंडिया हाई ग्रोथ रेट, पॉजिटिव न्यूज़ फॉर वर्ल्ड। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों आपको इंडिया पे बैट करना चाहिए, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रोथ रेट जो है पॉजिटिव है इंडिया की। और आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि क्रिस्टेलिना कुछ नाम है उनका कहना है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% से हो सकती है 2022 में। प्रोजेक्ट किया है, मतलब इन्होंने इस अर्ली वीक में ही प्रोजेक्ट किया है। और इट इज़ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ट्वाइस फास्टर देन चाइना। तो चाइना से कई ज़्यादा यहाँ पर फास्टर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो पहले 3.6 थी, फिर 6.1 हुई, वो अब यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इंडिया इज वन ऑफ द इकोनॉमीज दैट आर ग्रोइंग एट अ हाई रेट इवन विद द स्मॉल डाउनग्रेड। ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड फॉर दिस ईयर टू बी 8.2%। बिकॉज इंडिया की दोस्तों डेमोग्राफी जोग्राफी को देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर हमको हाई डबल डिजिट्स में ही हाई सिंगल डिजिट्स में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर इंडिया यहाँ पर 8% जीडीपी यहाँ पर ग्रो होती है साल दर साल, तब भी हमको लगता है, मुझे लगता है पर्सनली, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं दोस्तों, यहाँ पर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी आगे आने वाले सालों में 2040 तक हमको यहाँ पर इंडिया बनती हुई देखने को मिल सकती है। और ये एज पर रिपोर्ट्स, ये आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का अनुमान जो है थोड़ा कम ही है, लेकिन एज पर रिपोर्ट्स यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर बिमल जैन जो है बेसिकली आरबीआई फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है बिमल जैन, उनका कहना है कि देखिए इंडिया इकोनॉमी इज इन गुड शेप ऑन हाई जीडीपी ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे पास जबरदस्त है। और इंडिया के पास अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो आई थिंक टॉप 5 में दोस्तों इंडिया आता है, जिसके पास इतने ज़बरदस्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना किसी भी कंट्री के लिए, किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आई थिंक चाइना यहाँ पर पहले नंबर पर है। और आपको समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या जो है पॉजिटिव इंपैक्ट है इकोनॉमी में, तो आप गूगल जाके करिए, थोड़ा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब अच्छा खासा होना क्यों एक कंट्री के लिए अच्छा है, क्यों यहाँ पर कंट्री बैंकरप्ट नहीं हो सकती। जैसे श्रीलंका के हालात हैं, हमने देखा है कई सारी इकोनॉमीज के हालात हैं, वो क्यों हो जाते हैं, वो आप जाके अभी रीड कीजिए, आपके लिए होमवर्क है। तो ये एक हो गया। और
ये दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं लास्ट, तो प्राइवेट केपेक्स साइकिल जो है हमको रिवाइव करती हुई नजर आएगी। गवर्नमेंट की जो है गवर्नमेंट केपेक्स हमको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिला, हमने बजट में देखा, लेकिन प्राइवेट केपेक्स साइकिल भी रिवाइव हो रही है, जिसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर जो है बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है और ज़्यादा ग्रो होगा। और जो कंपनीज यहाँ पर इंडस्ट्रियल्स की मैं बात करूँ या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर हम बात करें, और भी कई सारे सेक्टर है, तो वहां पर भी हमको एक ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तो प्राइवेट केपेक्स साइकिल रिवाइव हो रही है, मतलब इंडिया की ग्रोथ यहाँ से हमको आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको इंडिया पे बैट करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपको हर डिप पे यहाँ पर बाय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मार्केट और गिरेगा, और गिर जाएगा दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में निफ्टी दोस्तों आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए कितने डॉट डाउन से 2008 में 50% मार्केट गिरा, ठीक है, फिर 2012 के आसपास 12-20% के आसपास हमको मार्केट गिरता हुआ देखने को मिला। 2015 में 12%, फिर यहाँ पर कोविड के दौरान तो 30-40% की हमको गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज हमारे ऑल टाइम हाई पे है। तो ये जो गिरावट है इसको मौके की तरह लीजिए। इंडिया में एक मुझे लगता है कि ज़बरदस्त बुल रन हमको स्टिल कुछ यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद, कुछ यहाँ पर ब्रीदर के बाद वापस से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ग्लोबल इकोनॉमीज में एक बार वापस से रिलैक्स होगा तो हमारा इंडियन इकोनॉमीज तो वैसे ही पॉजिटिव चल रही है, मैक्रोस ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर वापस से हमको भागता हुआ देखने को मिल सकता है मार्केट। अगर मैं पी की बात करूँ मार्केट की, तो 22 के आसपास चल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से सही है। एक टाइम पे दोस्तों 35-38 के पास ये पी चला गया था, और अब ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से अगर 20 के आसपास रहता है निफ्टी का पी, तो यहाँ पर एक बाइंग जोन ही है मेरे ख्याल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों आपको मैं, कि यहाँ पर मार्केट की बात करें तो यहाँ से हो सकता है मार्केट, देखिए मुझे लगता है करीब करीब 15,700 तक भी गिर जाए, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है और अच्छे सेक्टर में निवेश करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों आप अगर मार्केट में आपको लमसम निवेश करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एसआईपी वे में कीजिए, और जैसे मैंने बोला अभी किन सेक्टर पे आपको फोकस करना है वहाँ पर आपका पैसा सेफ रह सकता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको कंज्यूमर स्टेपल्स यानी कि जो एफएमसीजी सेक्टर है, वहाँ पर जो दिग्गज कंपनीज हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर है, वहाँ पर आप निवेश कीजिए, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के जो लीडर हैं उन पर निवेश करना चाहिए। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट इनके भी आ चुके हैं, इनके भी आ चुके हैं, और यहाँ पर आईटी सेक्टर के भी रिजल्ट आ चुके हैं और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। तो ये लॉन्ग टर्म जो है इन्फ्लेशन प्रूफ सेक्टर हैं, यहाँ पर ज़्यादा गिरावट आपको नहीं आती हुई देखने को मिलेगी। आईटी में टॉप टियर जो कंपनीज हैं वहाँ पर, बैंकिंग में टॉप टियर जो बैंक्स हैं, और कंज्यूमर स्टेपल्स में टॉप टियर जो यहाँ पर कंपनीज हैं। और अगर आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरी कंपनीज में निवेश करना है, वहां पर भी आप कर सकते हैं जहां पर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, जैसे कि मिड कैप कंपनी जो है आईटी की, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको लमसम बिल्कुल नहीं करना है, और एसआईपी में भी धीरे धीरे निवेश करना है। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, फेथ रखिए इंडिया पे, आपको यहाँ पर जरूर वेल्थ बनेगी। बस आपको यहाँ पर पेशेंस के साथ टिके रहना है। मार्केट से आउट हो जाएंगे तब वेल्थ यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। मार्केट में बने रहिए और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, जैसे कि जहाँ पर आपका एलोकेशन ज़्यादा है वहाँ पर ग्रोथ स्टॉक्स में आपका लोकेशन ज़्यादा है, तो आप अभी वैल्यू स्टॉक्स में भी जा सकते हैं। और रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखिए स्टॉक मार्केट से। ऐसा आप ये सोचिए कि यहाँ पर हमको सिर्फ 15% मिल जाए या फिर 12 से 15% मिल जाए लॉन्ग टर्म में, तब भी आप दोस्तों यहाँ पर कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फायदा उठा सकते हैं। 30% सोचेंगे तो आप उसी तरीके से आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा, फिर आप नीचे गिरेगा तो आपकी कन्विक्शन नहीं होगी, तो आप वहाँ पर लॉस में बेच के निकल जाएंगे। इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के अच्छी तरीके से यहाँ पर डिसीजन लीजिए। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।